अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, कोई नहीं जिससे आप कुछ भी खुल के कह सकते हो, तो ये मूवी आप जरूर देखना। भले ही आपके होने से किसी को फर्क पड़ता हो या नहीं, मगर आपके ना होने से जरूर पड़ता है। एंड एटलीस्ट एक या फिर एक से ज्यादा इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपके रहते आपको कभी भी डायरेक्टली ना कहा हो, मगर यू आर इम्पोर्टेंट फॉर देम। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं इसी साल रिलीज हुई जापानीज मूवी होम स्टे के बारे में बात करूंगा। ये मूवी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी क्योंकि मूवी ने खुद को इम्पोर्टेंस देना क्या होता है बहुत अच्छे से समझा दिया। वैसे तो मूवी ईटो मोरी की 1998 मिलियन सेलर बुक कलरफुल से अडॉप्ट करी गई है एंड 2018 में पहले भी एक थाई मूवी इसी बुक से अडेप्ट करके बन चुकी है एंड उस मूवी का नाम भी होम स्टे ही था। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो यार फिर शुरू करते हैं। मूवी खुलती है एक सोल से जो कि कहीं खो गई है। इस सोल को मूवी में ब्लैंक कहा गया है एंड वो इसलिए क्योंकि हमें इस सोल की असली बॉडी कैसे दिखती थी वो नहीं दिखाया गया है। अभी ये सोल को एक डिसीज्ड बॉडी मिलती है जिसने सुसाइड करके अपनी लाइफ का दी एंड कर लिया था। इस बॉडी का नेम मकोटो था। डॉक्टर एंड नर्सेस मकोटो की बॉडी को फिर से ट्रीट करने के लिए चेक करते हैं कि तभी टाइम रुक जाता है, सिवाय एक नर्स के जो कि ब्लैंक से कहता है कि इस वर्ल्ड में वापस आके कैसा लगा। अभी ब्लैंक या फिर यूं कहें कि मकोटो को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ब्लैंक को मकोटो कोबायाशी की बॉडी में कुछ टाइम के लिए रहने दिया जा रहा है एंड इस चीज को होम स्टे कहते हैं। नाउ ब्लैंक के पास 100 दिन का टाइम है एंड 3 ट्राइज हैं ये बताने के लिए कि मकोटो ने आखिर सुसाइड क्यों करा था। नर्स मकोटो को ये भी बताता है कि वो एक गार्डियन है जो कि होम स्टे पे गई सोल्स को गाइड करता है। इसके बाद वो नर्स मकोटो को एक 100 डेज वाली आवर ग्लास देता है एंड मकोटो का टाइम शुरू हो जाता है ये पता करने के लिए कि आखिर उसने सुसाइड क्यों करा था। अब मूवी मकोटो के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। नाउ मुझे ये बहुत यूनिक चीज लगी थी कि एक इंसान जो कि मर चुका है वो अपने मरने के रीजन का पता लगाएगा एंड हो सके तो ये भी रियलाइज करने की कोशिश करेगा कि उसका डिसीजन टू टेक लाइफ बहुत गलत था। हॉस्पिटल से घर आते वक्त मकोटो अपनी मॉम से पूछता है कि उसकी डेथ का रीजन क्या था, तो वो कहती हैं कि उसको बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया था जिसके कारण उसको न्यूमोनिया हो गया था। बिसाइड दिस वो खुश हैं कि मकोटो जिंदा है। इसके बाद गार्डियन सोल टाइम को रोक देती है एंड टैक्सी ड्राइवर की बॉडी में अपीयर होकर मकोटो से पूछती है कि क्या वो अपना पहला गैस लगाना चाहेगा कि मकोटो की डेथ कोल्ड और न्यूमोनिया के चलते हुई थी। मकोटो कुछ देर सोचने के बाद मना कर देता है। मकोटो की फैमिली में 3 लोग हैं, उसकी मॉम सनाई, उसका बड़ा भाई मित्सुरु और उसके डैड ओसामू। सनाई एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं एंड उसके डैड बिजनेस ट्रिप्स के चलते घर से दूर ही रहते हैं। अगले सीन में मकोटो अपने घर पहुंचता है जहां पर वो अपने घर को पहली बार देख रहा होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लैंक। नाउ इस मूवी में ये जापानीज होम बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू टिपिकल जापानीज मूवीज या फिर कार्टून शोज जैसा हमको डोरेमोन या फिर शिनचैन में देखने को मिलता है। मकोटो को एक फोटो मिलती है जिसमें सब होते हैं मगर सिर्फ वही नहीं होता। वो अपनी मॉम से पूछता है कि डैड कहाँ है, तो वो उसे बताती हैं कि वो एक बिजनेस ट्रिप के चलते शंघाई गए हैं। इसके बाद उसे मित्सुरु मिलता है जो कि उसको वापस जिंदा देख के ज्यादा खुश नहीं लगता एंड ना ही उसको उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट है। इसके बाद मकोटो अपनी मॉम के साथ कुकिंग करने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए कहता है जिसपे वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि मकोटो उनके साथ कुकिंग कर रहा था। क्योंकि अभी मकोटो को अपने रूम में जाने से अपनी पुरानी मेमोरीज वापस याद आ सकती है, तो सनाई उसको मित्सुरु के रूम में सोने के लिए ही कहती हैं। रात में मकोटो यही सोचता है कि उसकी डेथ का रीजन क्या हो सकता है, जिसके बाद वो अपने रूम को देखने के लिए उसको खोलता है। अपने रूम में उसे कुछ टूटे हुए पेंट ब्रशेस दिखते हैं एंड साथ ही साथ वो स्पॉट भी दिखता है जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कोलैप्स हुआ था। उसे कुछ फोटोज मिलती हैं जिसमें उसके अलावा सब होते हैं मगर सिर्फ वो ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद मित्सुरु भी जाग जाता है एंड वो मकोटो को वापस सोने के लिए कहता है। सीन कट होता है एंड अगली सुबह खुलता है एंड हमें अकीरा दिखाई जाती है। अकीरा मकोटो की चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो मकोटो के बारे में उसके घर पूछना ही है कि क्या वो अब ठीक है। अभी स्कूल का फाउंडेशन डे भी नजदीक आ रहा है तो वो मकोटो को प्रेप्स के बारे में बताने के लिए उसके घर आई है। अकीरा मकोटो को पसंद भी करती है मगर उसे कभी बता नहीं पाती। वहीं क्योंकि अभी ब्लैंक का बिहेवियर मकोटो की ओरिजिनल सोल से बहुत अलग है तो अकीरा उसको कहती है कि वो आज थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहा है और पहले से ज्यादा बात कर रहा है। नई बॉडी के साथ एडजस्ट करने में ब्लैंक को थोड़ी परेशानी हो रही है एंड वो अभी सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मकोटो ने आखिर सुसाइड क्यों करा। स्कूल में अकेले लंच करते वक्त मकोटो को मित्सुकी मिलती है जो कि उसको याद दिलाती है कि उसने उससे पेंटिंग के लिए मॉडलिंग तो करवा ली मगर उसको पेंटिंग नहीं दिखाई। नाउ यहाँ से हमें पता चलता है कि मकोटो एक अच्छा आर्टिस्ट है एंड वो इस चीज को प्रोफेशनली भी करना चाहता है। अगले सीन में सनाई को मकोटो के डैड से बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो मकोटो के डैड को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर आने के लिए कहती है। अब एक तरफ ब्लैंक अपनी नई बॉडी के साथ अडेप्ट करता जाता है, वहीं अकीरा भी उसके लिए खुश होती है जब भी वो उसे मित्सुकी के साथ खुश देखती है।
मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मकोटो अपने स्कूल के फाउंडेशन डे के लिए डिजाइन बनाता है एंड मित्सुकी के साथ डेट पे भी जाता है। वो इन सारी चीजों से बहुत खुश है, मगर फिर भी ऐसा क्या रीजन था कि मकोटो ने सुसाइड करा था? वेल, लेट मी एक्सप्लेन यू दी रीजन नाउ। तो जैसा कोबायाशी फैमिली के हेड मकोटो के डैड अपने काम के चलते घर से दूर ही रहते थे, वो मकोटो से बहुत कम ही मिलते थे एंड वो उसे एक आर्टिस्ट के रूप में देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो भी अपने भाई की तरह ही पढ़ाई में और अच्छा बने। मकोटो के वो पेंट ब्रश भी उन्होंने ही तोड़े थे। सनाए ओसामो को समझाने की कोशिश करती है कि मकोटो और मित्सुरु के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, जिसपे ओसामू कहते हैं कि वो पहचानना उनका काम नहीं है। मकोटो को उसके ड्रीम्स के चलते अपने डैड से हमेशा ही नेग्लेक्शन मिलती थी एंड वहीं दूसरी तरफ एक पार्टनर की कमी के कारण सनाए भी रेस्टोरेंट के एक वर्कर के साथ क्लोज आ जाती है। मित्सुरु के रूम में मकोटो को एक स्केच बुक मिलती है जिसमें शुरुआती ड्राइंग्स बहुत ब्यूटीफुल एंड कलरफुल होती है, मगर हर एक नई ड्राइंग पिछली ड्राइंग के साथ ज्यादा डार्क और कलरलेस बनती जाती है। स्केच बुक के एंड में उसे अपना लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कितने ही लोगों को उसकी एग्जिस्टेंस से फर्क पड़ता है। इसके बाद मित्सुरु वहां आ जाता है एंड उससे वो स्केच बुक छीन लेता है एंड उसको जला देता है। मकोटो और अकीरा हर साल फायरवर्क फेस्टिवल साथ में देखने जाते थे एंड इस साल भी अकीरा उसके साथ चलने के लिए आई थी, मगर मकोटो क्योंकि अपनी ड्राइंग्स को लेकर सैड था तो वो अकीरा के साथ जाने से मना कर देता है। अकीरा उससे पूछती भी है कि क्या रीजन है कि वो नहीं जाना चाहता। अकीरा से अपनी बात शेयर करने के बजाय मकोटो उसे ही उल्टा बोलने लगता है कि वो इतना तैयार होके क्यों आई है, उसके हेयर्स और क्लोथ्स ऐसे क्यों है, क्या ये सब इसलिए है क्योंकि वो मकोटो के साथ फेस्टिवल जाना चाहती है। अकीरा कहती है कि हाँ शायद। इस पे मकोटो उससे कहता है कि क्या वो उससे प्यार करती है एंड इसलिए इतना ड्रेस्ड अप होके आई है। इसके बाद वो कहता है कि मकोटो कोल्ड या फिर निमोनिया की वजह से हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ था, मगर क्योंकि वो नेग्लेक्शन से भरी लाइफ जिसमें चारों तरफ बस बुरे लोग थे उससे घिरा हुआ था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसकी विल में अकीरा का कोई मेंशन ही नहीं था। वो अकीरा से कहता है कि वो उसकी तरह ही अकेली है, उसकी तरह कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। मूवी के एंडिंग सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि मकोटो के सुसाइड का रीजन वो खुद ही था। वो जिससे एक्सपेक्ट करता था कि वो उसके लिए सोचें, उसकी केयर करें, वो उसके साथ ही थे, मगर वो इन सबसे अनजान था। क्या हुआ अगर मित्सुकी ने उसके प्रपोजल को मना कर दिया हो? अकीरा तो हमेशा से ही उसकी केयर करती थी, उसे खुश देखना चाहती थी। क्या हुआ अगर उसके डैड उसके ड्रीम्स के खिलाफ थे? उसका भाई और उसकी मॉम तो हमेशा उसके ही साथ थे। उसने अपनी लाइफ को करीब से जानने के बजाय उन चीजों को घर कर लिया था जिन चीजों से वो हर्ट होता था एंड यही रीजन था कि उन सबके होते हुए भी जो उसकी केयर करते थे, उसको समझते थे, उसके साथ थे, वो बिल्कुल अकेला था। अपने इस रीजन को जब मकोटो गार्डियन सोल को अपनी 100 डेज की टाइमलाइन कंप्लीट होने से कुछ मोमेंट्स पहले बताता है तो गार्डियन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे इस बॉडी और आने वाली लाइफ के लिए गुड विश करते हैं। अब मकोटो समझ जाता है कि लाइफ में ऐसा जरूर होता है कि लोग आपको ना समझे, आपके डिसीजंस के खिलाफ हो, मगर ऐसे में आपको डिप्रेस्ड या फिर नेगेटिव सोचने के बजाय उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो आपके साथ हैं एंड आपकी परवाह करते हैं। एंड क्या पता, हो सकता है कि उस प्रॉब्लम का कोई बेटर सॉल्यूशन निकल के आ जाए। लाइफ के मोमेंट्स को लव के साथ जीना चाहिए। आफ्टर ऑल लाइफ इज नथिंग बट अ लॉन्ग टर्म होम स्टे। तो यार ये थी मूवी होम स्टे एंड ऐसी मूवीज लाइफ के उन मोमेंट्स में बहुत काम आती है जब आप लो फील कर रहे हो या फिर चीजें वर्कआउट ना कर रही हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।